नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। आज की खबर में आपको बताएंगे देश और दुनिया की हर अहम खबर, लेकिन उससे पहले ये संदेश। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सनसेट टीवी भी आपसे अपील करता है कि आप भी अपने घर तिरंगा लाकर आज़ादी का जश्न मनाएं। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत और मालदीव के बीच शिखर वार्ता, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन समेत 6 करार। मालदीव को 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त ऋण सुविधा देने का फैसला। लोकसभा से वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक पारित, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री ने दिया चर्चा का जवाब। राज्यसभा में देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर अल्पकालिक चर्चा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर बदली अपनी डीपी, लगाई तिरंगे की तस्वीर। देशवासियों से भी बदलने की अपील की। दिल्ली में तिरंगा उत्सव में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री। धन शोधन मामले में ईडी की नेशनल हेराल्ड के कार्यालय समेत कई स्थानों पर छापेमारी। हालिया पूछताछ के बाद मिले नए सबूतों के मद्देनजर कार्रवाई। कांग्रेस ने बताया बदले की कार्रवाई। वैश्विक आतंकवाद पर बड़ी चोट। अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया अल कायदा सरगना अल जवाहिरी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अब हुआ इंसाफ। अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। प्रधानमंत्री ने यूपीआई के जरिए जुलाई महीने में रिकॉर्ड 6 अरब लेन देन को उल्लेखनीय उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लोगों के संकल्प को दर्शाता है। संसद भवन परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बैठक में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, एनआईए के महानिदेशक, गृह सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में पुलिस चौकी पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका, जिसके बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करके व्यापक तलाशी अभियान चलाया। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 13,734 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,39,792 हुई। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक 5 करोड़ 83 लाख से अधिक आयकर रिटर्न भरे गए हैं। शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स लगभग 21 अंक की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी भी मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। जम्मू आधार शिविर से अमरनाथ गुफा के लिए 1,55,647 तीर्थयात्री रवाना हो चुके हैं। देश विदेश के 2,94,163 तीर्थयात्रियों ने पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने यूक्रेन युद्ध, एशिया और पश्चिम एशिया में परमाणु खतरे और तनाव के मद्देनजर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मानवता परमाणु विनाश से महज एक कदम की दूरी पर है। श्रीलंका में जुलाई में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के आवास को कथित रूप से जलाने के आरोप में और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टाइगर वुड्स ने सऊदी अरब समर्थित गोल्फ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मिले 700 से 800 मिलियन डॉलर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोल्हे के बीच दिल्ली में हुई शिखर वार्ता के बाद भारत और मालदीव ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा, आवास, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौते हुए हैं। शिखर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मालदीव को 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, ताकि सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों में नया जोश देखने को मिला है और नजदीकियां बढ़ी हैं। हमने $100 मिलियन की अतिरिक्त लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय भी किया है, ताकि सभी प्रोजेक्ट्स
समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके। ट्रांसनेशनल अपराध, आतंकवाद तथा ड्रग्स तस्करी का खतरा गंभीर है और इसलिए रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच इन सभी साझा चुनौतियों के खिलाफ हमने अपना सहयोग बढ़ाया है। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति सोलेह ने कहा कि हम आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है और पिछले कुछ वर्षों में रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों सहित समग्र द्विपक्षीय संबंधों में वृद्धि हुई है। I would like to thank the Government of India for facilitating the additional $100 million for the $800 million line of credit through the Exim Bank of India, which I am confident will be an added impetus to ensure the timely completion of important development projects, including the cancer hospital in Lamo Atoll, GAN, and Hanimado Airport expansion project. मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं के बीच भारत और मालदीव के आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, भारत और मालदीव ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं। इन समझौतों से मालदीव को क्या कुछ फायदा हो सकता है? देखिए शालिनी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाता है और मालदीव जो है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अपनाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने गहरे संबंध हैं। और दूसरी बात यह है कि मालदीव में जो सरकार अभी है वो सरकार जो है वो आतंकवाद विरोधी सरकार है, वो सरकार जो है किसी तरह के कट्टरवाद विरोधी सरकार है और वो सरकार भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहती है। इसलिए मालदीव का जो भी संकट है वो एक तरीके से भारत उस संकट में जितनी मदद कर सकता है करता है और किया भी है। तो अभी देखिए मालदीव में 1200 द्वीप है, 1200 द्वीपों वाला देश है मालदीव, जिसमें कि 1000 द्वीप पे लोग रहते हैं। और भारत ने जो सबसे बड़ा एक अभी तक का मालदीव का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है ग्रेटर माले प्रोजेक्ट में सहायता करने की बात कही है, जिसमें कि $10 करोड़ जो है भारत सहायता करेगा ग्रांट असिस्टेंस और $40 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। तो इसमें मालदीव के 3 जो बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है वो वहाँ की जो राजधानी है माले उसके साथ जुड़ेंगे। तो इससे जो है मालदीव के अंदर जो कनेक्टिविटी है वह कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी और इससे वहाँ की जो आर्थिक पोटेंशियलिटी है, क्षमता है, उस क्षमता में वृद्धि होगी, टूरिस्ट का फ्लो बढ़ेगा, जिससे कि वहाँ जो आगे आने वाले दिनों में जो मालदीव की चुनौतियाँ हैं वो चुनौतियाँ कम होगी। और इधर देखा है आपने कि श्रीलंका में जिस तरह की स्थिति बनी है एक आर्थिक संकट, तो उस तरह का संकट मालदीव में ना आए, इस स्थिति से बचने के लिए भारत ने जो मालदीव ने जो सहायता अभी मांगी है वो सहायता भारत ने प्रदान की है। और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शालिनी में यह बताऊं कि मालदीव ने जो है 2030 तक जो नेट जीरो कार्बन जानकारी के लिए बढ़ते हैं आगे। राज्यसभा में आज मूल्य वृद्धि पर अल्पकालिक चर्चा का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि कीमतें बढ़ी हैं। हमारी महंगाई दर का एक बैंड रहता है, महंगाई दर 7% पर है। सरकार और आरबीआई कोशिश कर रहे हैं कि इसे 7% से नीचे रखा जाए। उन्होंने कहा कि कोविड संकट के बावजूद वैश्विक एजेंसियों के आकलन में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। If the debate constantly is only attributing things which we have not even said, so let's please, both on data and on Dharatal, thank you very much Professor Ram Gopal Yadav, constant interaction with people who are affected is giving us inputs, and based on which we are having a targeted approach from the pandemic until today when the recovery is going on. And through the targeted approach, we are reaching sections which so desperately need that help. इससे पहले सदन में चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण आम आदमी को हो रही परेशानियों का जिक्र किया। अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत सीपीएम सांसद इलामारम करीम ने की। उन्होंने गेहूं, दालों और खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई।
These government's policies that despite this abundance, farmers are fighting to get better prices and consumers are weighed down by high prices. महंगाई का दर 2021 अप्रैल में 4.23% था। वही महंगाई सिर्फ एक साल में अप्रैल 22 ऑलमोस्ट डबल हो गया। 10 years ago, when cess was collected by the government, of the total cess and surcharge collected, 10% was cess and surcharge. 10 years ago. Now that number has gone from 10 to 20%. लोकसभा से आज वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने चर्चा का जवाब दिया। केंद्र सरकार को वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध जताते हुए केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री ने कहा कि सरकार की परिकल्पना है कि धरती हरी भरी रहे और धरती पर सभी जीव सह अस्तित्व में रहें। विधेयक वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में संशोधन करता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल का अर्थ यह है कि जितनी भी बायोडायवर्सिटी हमारे पास है और दुनिया में है उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए एक नियमों की व्यवस्था होनी चाहिए। और साइटिस का जो एग्रीमेंट हमने साइन किया उसके लिए अगर इसका एक्सपोर्ट होता है तो उसके प्रॉपर संचालन के लिए, उसके प्रॉपर निर्यात को महत्व देने के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी को बनाया जाना जरूरी है। संसद से जुड़े अपडेट के बाद अब बात मंकी पॉक्स की। केरल में पिछले महीने संयुक्त अरब अमीरात से लौटा 30 वर्षीय एक व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया है, जिसके साथ ही राज्य में इस वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 5 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि ये व्यक्ति 27 जुलाई को कालीकट हवाई अड्डे पर विमान से उतरा था और मलप्पुरम जिले में एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई गई है। व्यक्ति के माता पिता और उसके संपर्क में आए अन्य लोगों पर नजर रखी जा रही है। ये राज्य में मंकी पॉक्स का 5वां मामला है। राज्य में मंकी पॉक्स के पहले रोगी को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है और अन्य की हालत स्थिर है। दिल्ली में 35 वर्षीय एक विदेशी मंकी पॉक्स से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में मरीजों की कुल संख्या 3 हो गई है। दिल्ली में मंकी पॉक्स से निपटने के लिए 6 अस्पतालों में 70 पृथकवास कक्ष बनाए गए हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हर संभव निगरानी की जा रही है। मंकी पॉक्स के संदर्भ में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार की ओर से स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके बातचीत करके पब्लिक को स्टेट कंट्री में अवेयरनेस किया जा रहा है ताकि एक डिसीज को आगे बढ़ते हुए हम रोक सकें। हर घर तिरंगा अभियान को मजबूती देने के लिए सरकार तरह तरह की कोशिशों में जुटी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी बदलकर वहां तिरंगे की तस्वीर लगा ली है। उन्होंने देश के सभी लोगों से ऐसा करने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के अन्य नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिस्प्ले तस्वीर पर तिरंगा लगाया और लोगों से भी ऐसा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव जन आंदोलन में बदल रहा है और उन्होंने लोगों से 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया खातों पर प्रोफाइल तस्वीर के रूप में तिरंगा लगाने का अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री ने तिरंगे का डिजाइन तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है कि हम इसको एक यादगार वर्ष के रूप में मनाएं और इसीलिए इस 15 अगस्त को 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हम सब लोगों ने तय किया है कि हर घर तिरंगा। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा उत्सव में शामिल हुए। गृह मंत्री ने तिरंगा उत्सव के मौके पर पिंगली वेंकैया के बहुमूल्य योगदान के लिए उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस अवसर पर उनके परिवार को भी सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा उत्सव और हर घर तिरंगा गान के वीडियो लॉन्च कार्यक्रम में भाग लिया। देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। 90 साल का ये आजादी का जंग, जिसमें लाखों लोगों ने इस महान देश को अंग्रेजों की चुंगाल से मुक्त कराने के लिए, भारत माता की बेड़ियों को काटने के लिए
अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उन सभी शहीदों को और स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का ये आजादी का अमृत महोत्सव एक माध्यम बन रहा है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज संसद भवन परिसर में हुई। इस दौरान 9 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान सहित कई कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया और धर्मेंद्र प्रधान समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पार्टी के सभी सांसद अलग अलग जगहों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। पिछले 3-4 चुनाव में हमको जहां कम वोट मिला है, वो बूथ में कैसे हमारा वोट बढ़ना चाहिए, बूथ सशक्तिकरण के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सबको अवगत किया है। और 5 तारीख को फिर से हमारा एक बार राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक बार 5 तारीख को शाम को मीटिंग होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले की जांच के तहत कांग्रेस के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के मुख्यालय समेत 12 स्थानों पर छापा मारा। अधिकारियों के मुताबिक धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत छापे मारे गए ताकि ये पता लगाने के लिए अतिरिक्त सबूत एकत्रित किए जा सकें कि धन का लेन देन किसके बीच हुआ। एजेंसी के अधिकारियों ने मध्य दिल्ली में आईटीओ पर बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस कार्यालय पर भी छापा मारा। इसका पता समाचार पत्र को प्रकाशित करने वाले एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है। ईडी ने इस मामले में हाल में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी और साथ ही कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं से पूछताछ की थी। इधर दिल्ली में नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हेराल्ड हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको रूबरू कराएंगे राज्यवार समाचारों से। आप बने रहिए हमारे साथ। Parliament in session. Day's legislative business. Debates and discussions. Catch the high points. All the updates on House Highlights. Monday to Friday at 10 p.m. only on Sansad TV. संसद सत्र से जुड़ी दिन भर की खबरें, गंभीर मुद्दों पर बहस, अहम बिलों पर चर्चा, राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई का सारांश सदन दिन भर सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में संसद भवन परिसर में मुलाकात की। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी उम्मीदवार कीर्ति कोल का नामांकन पत्र खारिज कर दिए जाने के बाद बीजेपी के 2 उम्मीदवारों का सदन में निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है। झारखंड विधानसभा में अवरोध के बीच सदन के अध्यक्ष ने बीजेपी के 4 विधायकों को निलंबित कर दिया। 4 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 3 दिन के लिए सदन से निलंबित किया है। कांग्रेस नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने सबसे लंबे समय तक राज्य विधानसभा का सदस्य होने का रिकॉर्ड बनाया है। वो अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र पुठुपल्ली से विधायक हैं। आम आदमी पार्टी ने इस साल होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में दूसरा हवाई अड्डा परंदुर इलाके में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने की घोषणा की है।
तमिलनाडु में आयकर विभाग के अधिकारी ने तमिल सिनेमा जगत के कई प्रसिद्ध निर्माताओं के परिसरों पर छापेमारी की। मदुरई समेत राज्य के कई स्थानों पर छापेमारी की सूचना है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष प्रहलाद मोदी ने संगठन की विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में ऐतिहासिक मुगल रोड पर भारी भूस्खलन के बाद वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। ये सड़क जम्मू श्रीनगर और राष्ट्रीय राजमार्ग का एक वैकल्पिक मार्ग है। केरल में लगातार बारिश के साथ ही राज्य के कुछ हिस्सों में भूस्खलन और नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की खबरें हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने इन 10 जिलों में 3 अगस्त तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 5 अगस्त तक राज्य में व्यापक और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। रेड अलर्ट के मद्देनजर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। नेपाल में भारी बारिश के कारण उत्तर बिहार और राज्य के सीमांचल इलाके में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे सीमावर्ती इलाकों के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। कोसी, बागमती और कमला बलान नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही थीं। नेपाल में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण विभिन्न बैराजों में जलस्तर बढ़ गया है। अधिकारियों को स्थिति पर बारीकी से नजर रखने और तटबंधों पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की कि अफगानिस्तान में अमेरिकी हवाई हमले में अल-कायदा का सरगना अयमान अल-जवाहिरी मारा गया है। जवाहिरी अमेरिकी कार्रवाई में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल-कायदा का सरगना बना था। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमेरिकी खुफिया विभाग को जवाहिरी के उसके काबुल स्थित घर में अपने परिवार के साथ छिपे होने की जानकारी मिली थी। अमेरिका पर 9/11 हमलों की साजिश अल-जवाहिरी और ओसामा बिन लादेन ने मिलकर रची थी। In my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. श्रीलंका की नई सरकार संविधान के 22वें संशोधन को संसद में पेश करेगी, जिसे आधिकारिक तौर पर 21वें संशोधन के तौर पर अंगीकार किया जाएगा। न्याय मंत्री विजय दास राजपक्षे ने कहा कि 22वें संशोधन में 19वें संशोधन की कमियों को दूर किया जाएगा, जबकि 20वें संशोधन को रद्द किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 22वें संशोधन को सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी और इसे संसद में पेश किया जाएगा। कुछ बदलावों के बाद संशोधन को सोमवार को पुनः मंजूरी दी गई। इन्हीं संशोधनों को गोटबया राजपक्षे नीत पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। लॉन बाउल्स में भारतीय महिला टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। भारतीय लॉन बॉल टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वहीं भारोत्तोलन हरजिंदर कौर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार सफर को जारी रखते हुए महिलाओं के 71 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। हरजिंदर ने स्नैच में 93 और क्लीन और जर्क में 119 किलोग्राम का भार उठाकर कुल 212 किलोग्राम भार के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं तिरंगा उत्सव की तस्वीरों के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।